मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम राहु और केतु पर व्यापक विचार करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। फलादेश के उपाय, फलादेश बताएंगे, उपाय बताएंगे। शीर्षक है राहु केतु पर व्यापक विचार, फलादेश और उपाय। कॉम्प्रहेंसिव थॉट्स एंड मेजर्स ऑन राहु केतु। जी अमित, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मित्रों को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए और वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे ज्यादातर व्यूअर और सब्सक्राइबर मित्र जो है ज्योतिष के विषय में हमारे वीडियो के ही माध्यम से, अन्य वीडियोज के माध्यम से ज्यादा प्रवीण हो गए हैं, कुशल हो गए हैं और बराबर उनके कमेंट आते हैं, उनसे बात संवाद होता है तो मुझे प्रतीत होता है कि बहुत कुछ आप सीख रहे हैं, आपकी जानकारी बढ़ गई है। उसी जानकारी के आधार पर मैं आगे वीडियोज देता हूँ। संजोग है कि 12-13 दिन बाद आज वीडियो दे रहा हूँ। कुछ अपनी व्यस्तताएं भी हैं और कुछ मुझे भी रहता है कि जब 350 के लगभग वीडियो हो रहा है तो आप कहीं न कहीं कुछ देखते ही होगे, कुछ सीखते ही होगे। मित्रों, कृष्णमूर्ति जी ने भी, गुरुवर कृष्णमूर्ति जी ने भी अपने लेख में लिखा है कि नोट्स आर स्ट्रांगर देन अदर प्लैनेट्स। मतलब उनको कोई न कोई ऐसी अनुभूति या अभ्यास में ये चीजें मिली कि उन्होंने अन्य ग्रहों से राहु और केतु को ज्यादा शक्तिशाली बताया। यद्यपि उन्होंने फलादेश के लिए कोई विशेष नियम राहु केतु के लिए लागू नहीं किया, क्योंकि वो अनुभव में विश्वास करते थे। जब तक अभ्यास और अनुभव द्वारा कोई चीज सिद्ध न हो जाए तब तक उसको लिखना नहीं चाहते थे। फिर भी उनके जो शिष्य हैं या उनके अनुयायी हैं, उनके और इस रास्ते के भी सिस्टम को जानने मानने वाले लोग हैं, उनका अनुभव और खासकर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरा 3 साल से लगभग अधिक का अनुभव इस पे प्रेडिक्शन का हो रहा है। जब कोई कुंडली सामने आती है और ऐसे लक्षण प्रतीत हों जो अभी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि इस चार्ट पे, बोर्ड पे इतना जगह नहीं है कि सबकी नोटिंग की जा सके, तो आप जान लेना चाहिए कि कुंडली बाधित कुंडली है। और जब बाधित कुंडली की बात हम करते हैं तो हम राहु केतु से ही बाधित कहते हैं, क्योंकि राहु और केतु 2 ऐसे संपात बिंदु हैं चंद्रमा और पृथ्वी के, जो जिनका प्रभाव मैग्नेटिक होता है, जो छाया की तरह प्रभाव डालते हैं। और छाया का मतलब होता है वहां प्रकाश की कमी होती है, और प्रकाश की कमी का मतलब होता है जीवन में हरियाली, खुशहाली कम होती है। बाधित कुंडली जब सामने आती है और जातक और जब सामने आते हैं तो ये लक्षण उन लोगों में प्रतीत होते हैं। अगर ये लक्षण प्रतीत हो जो मैं पढ़ रहा हूं तो उनकी कुंडली को बहुत गहराई से देखिए। इसमें हमने नोटिंग किया है, नोटिंग में हमने दिया है कि मेडिकली फिट होने पर भी संतति न होना। मतलब पति पत्नी मेडिकली फिट है लेकिन संतान नहीं हो रही है। बच्चों में अजीब प्रकार का दोष पैदा हो जाना, गूंगा हो जाना, पागल हो जाना, लंगड़ा हो जाना, तो अनेक प्रकार की विकलांगता हो जाना, बच्चों की अचानक मृत्यु, अचानक बच्चों की मृत्यु हो जाती है, या उस परिवार में या उस जातक में अजीब सपने आना, मृत इंसान या सांप सपने में आना, घर में झगड़े होना, इंसान घर से भाग जाना, मतलब आप स्वयं भाग गए या घर में कोई अनायास भाग गया, झगड़ा हो रहा है, जुआ अवस्था में मासिक धर्म बंद हो जाना,
स्त्रियों का मासिक धर्म ही बंद हो जाना, बार बार गर्भपात होना, घर के सभी लोग परेशान होना, जैसे नौकरी नहीं लगना, कारोबार में नुकसान, शादी न होना, बच्चा न पैदा होना, इच्छा होने पर भी ईश्वर की पूजा अपने हाथ में न होना, मन में कोई अनजाना डर होना, पागलपन की स्थिति पैदा होना, हर वक्त सो जाने की इच्छा करना, सोना बहुत, आलस से ज्यादा होना, किसी काम में मन न लगना, शरीर में पैशाचिक संचार, जैसे शरीर पर कोई पैशाचिक बाधा है, और बेवजह हाथों से इधर उधर इशारे करना, अपने आप में बातें करना, खुदकशी करना, आत्महत्या करना या दूसरे को मारने के बारे में सोचना। तो ये सारे लक्षण हैं, या और भी लक्षण हो सकते हैं, जिससे बातचीत से ही आपको पता चल जाएगा कि कुंडली कहीं न कहीं बाधित है और राहु केतु से प्रभावित है। मित्रों, एक चीज बता दें, राहु और केतु सर्वथा हानिकारक तो नहीं होते। कभी कभी 10-5% कुंडलियां मुझे ऐसी भी मिली हैं कि राहु केतु के समय में जातक बड़ी ऊंचाई और उन्नति पर पहुंचा, लेकिन उसकी परिस्थिति जो आपको हमने लक्षण बताया, तरीका बताया पहले भी, कि राहु केतु छाया ग्रह है, इन पर जिसकी दृष्टि होती है उसका विशेष प्रभाव होता है। फिर ज्योति, फिर नक्षत्र, फिर राशि, ये चीजें विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। तो उसको देख लीजिएगा, सिग्निफिकेटर्स, अगर दृष्टि वाले ग्रह की इसकी दृष्टि पड़ रही है, उसके सिग्निफिकेटर्स अच्छे हैं तो राहु केतु अच्छे भी फल देते हैं। लेकिन कुंडली में अगर ऐसे कारण हो जो हम आगे बता रहे हैं, ये तो लक्षण हमने बताया किस तरह से कुंडली बाधित होती है, इस तरह से परेशान होते हैं। अब बकिया हमने नोटिंग में भी दिया है। जन्म कुंडली में निम्नांकित नियम देखिए। आप देखिए कि राहु केतु की महादशा हो, अगर उस जातक पर राहु केतु की महादशा हो, राहु या केतु, राहु के नक्षत्र में स्थित ग्रह की महादशा हो, राहु केतु के नक्षत्र में स्थित ग्रह की महादशा हो, राहु केतु है, राहु के लिख दिया है हमने, केतु कर दें, राहु केतु के नक्षत्र में स्थित ग्रह की महादशा हो, राहु केतु की युति में स्थित ग्रह की महादशा हो, राहु केतु की युति माने साथ, युति माने योग, राहु केतु के साथ हो ग्रह बैठा हुआ हो और 4 अंश लीजिए, अधिकतम 6 अंश लेते हैं हम देवतांश में, लेकिन 4 ही अंश इसको मानिए। राहु केतु की युति में स्थित ग्रह की महादशा हो, 4 या 6 अंश लीजिए आप। और जन्म कुंडली में काल सर्प योग हो। काल सर्प योग का मतलब होता है, जैसे राहु यहाँ बैठा है और केतु यहाँ बैठा है, एक दूसरे से 180 अंश की दूरी पर बैठते, इनके एक ही तरफ दाहिने या बाएं सारे ग्रह स्थित हो तो राहु काल सर्प योग होता है। अब राहु के द्वारा है कि केतु के द्वारा है, विस्तार विषय आपको बताया होगा, जानते भी होंगे या आगे जान लीजिएगा, बहुत सी वीडियो हमने दिया। तो काल सर्प योग हो कुंडली में, अगर कुंडली में ये चीज दिखाई दे रही तो प्रश्न कुंडली भी आप बना लीजिए तत्काल, और उसको देखिए कि उस प्रश्न कुंडली में भी ये नियम लागू हो रहे हैं, कोई 1-2 नियम, तो आप जान लीजिए कि राहु और केतु से बाधित और कुंडली है, या परिवार पूरा इससे परेशान है। अब हम बार बार बताए हैं आपको, हर लोगों को हम लोग उपाय भी बताते हैं, हम तो बहुत ही बारीकी से उपाय बताते हैं, लेकिन कभी कभी बताए हुए उपाय भी फेल कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? कुंडली में एक अध्ययन और करिए, नहीं तो आपके बताए हुए उपाय भी काम नहीं करेंगे। कोई भी उपाय करिए, उस आदमी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। संचित कर्मों का फल है जो प्रारब्ध के रूप में आपको भोगना पड़ रहा है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जन्म कुंडली में नवमेश या गुरु की दृष्टि खष्ट स्थान पर है। नवमेश मतलब नए 9वें भाव, भाग्य भाव का स्वामी, ये
और छठवां स्थान है नौवां भाव है। नवमेश माने नवम का स्वामी, खष्ट माने छठवां स्थान। तो यहाँ दिया है नवमेश या गुरु की दृष्टि छठे भाव पर है। मुझे नवम का जो स्वामी है जैसे बृहस्पति है, ये कष्ट प्रतीकात्मक कुंडली है, कष्ट लग्न और कष्ट चार्ट। नवम का स्वामी जैसे बृहस्पति ही है, इसकी दृष्टि क्या छठे स्थान पर है। देख लीजिए 5, 7, 9 3 दृष्टि होती है, और या बैठा हुआ है छठे में, तो छठे स्थान से नवमेश की दृष्टि है या नहीं। नवमेश या गुरु, चाहे नवमेश हो चाहे बृहस्पति हो, उसकी दृष्टि छठे स्थान पर है कि नहीं है। नवमेश और खष्टेश की युति हो है, उन्हें नवम का मालिक और छठे का मालिक ये योग बना रहे, एक साथ बैठे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। 4 अंश को लीजिएगा इस दीप्तांश। यद्यपि वैदिक ज्योतिष पराशरी ज्योतिष में दीप्तांश अलग अलग हैं, 10 अंश तक माना ही जाता है, लेकिन 14-15 अंश तक भी मान लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ केपी सिस्टम में 4 अंश सुपर स्थिति है, 6 अंश भी आप मान सकते। तीसरा विषय है नवमेश की खष्टेश पर दृष्टि है। नवम का स्वामी और छठे का स्वामी, नवम का स्वामी छठे भाव के स्वामी को देख रहा है। चौथी स्थिति है नवमेश खष्ट में हो, माने नवम का स्वामी छठवें भाव में है। और 5वीं स्थिति है नवम का उप नक्षत्र स्वामी। इस 9 भाव का आप कस्पल सिग्निफिकेटर्स में देखिएगा, कस्प चार्ट में 9 भाव का उप नक्षत्र स्वामी, 9 भाव का उप नक्षत्र स्वामी खष्ट का कार्य है, क्या छठे भाव का सिग्निफिकेटर है। इन नियमों की पूर्ति अगर होती है उस कुंडली में, तो जो भी आप उपाय बताएंगे काम करेंगे। दूसरी एक स्थिति और बनती है मित्र, परिवार में जो समस्याएं आती हैं और भी कारण होते हैं। जो ऊपर हमने बताया, उसके अलावा जो कारण होते हैं, राहु केतु से केंद्र ज्योति और खडाष्टक। राहु या केतु से केंद्र में, मतलब केंद्र कहते हैं 1, 4, 7, 10। मान लीजिए राहु यहाँ बैठा है, या तो राहु के साथ या 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पर या 7वें स्थान पर या 10वां स्थान ही होगा। मतलब 1, 4, 7, 10 जो केंद्र स्थान है, इसको आप जानते हो। इसमें या युति में, योग में राहु केतु के साथ में, या खडाष्टक, मतलब राहु केतु से उस ग्रह का 6 और 8 का संबंध हो। खड़ माने 6, 8 माने खडाष्टक। मतलब अगर राहु यहाँ है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ कोई ग्रह है, कोई भी ग्रह, अब यहाँ से इस ग्रह से आप गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राहु 8वें हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से 6वें और 8वें, राहु से 6वें और 8वें अगर कोई ग्रह है तो खडाष्टक योग होता है। तो भी राहु केतु का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर राहु से केंद्र में, युति में, खडाष्टक में बृहस्पति है, तो गुरु को आप जानते हो विद्या का कारक है और संतति का कारक है, संतान का, जीव। तो विद्या दोष और संतान दोष उस परिवार में पैदा हो जाता है, उस व्यक्ति में पैदा। अगर बृहस्पति के अलावा, बृहस्पति से विद्या दोष, संतान दोष और मंगल है अगर खडाष्टक, युति और केंद्र में, तो मान हानि होगा उस व्यक्ति। मंगल सम्मान का कारक ग्रह और वास्तु दोष, मंगल भूमि का कारक है, घर का कारक है, ये नाते वास्तु दोष पैदा होता है उस घर में। और चंद्रमा से अगर ये सारी स्थितियां हो, केंद्र हो, युति हो, खडाष्टक हो, तो बीमारी आती है घर में, परिवार में, उस व्यक्ति में, और पागलपन भी दिखाई देता है। तो अब आप जानते होंगे क्या है। बुध से व्याधि, व्याधि माने एक नहीं अनेक बीमारियां। एक बीमारी होती, दवा होती है, आधि व्याधि। ये व्याधि जो है बीमारी, और व्याधि माने एक खत्म तो दूसरा, दूसरा तीसरा। जैसे आप कहते हो इम्यूनिटी खत्म हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई, एक से एक लगा, तो व्याधि हो गया। बुध से व्याधि। और शुक्र से
शादीशुदा जिंदगी में शिकायत परेशानी आ जाती है, मनमुटाव हो जाना, झगड़ा हो जाना, संबंध विच्छेद हो जाना, तमाम प्रकार की परेशानियां आती है। और बीर्ज दोष होता है, व्यक्ति का बीर्ज बाधित हो जाता है, परेशान हो जाता है, बीर्ज संबंधी बीमारी हो जाती, नपुंसकता की भी शिकायत होती है। शुक्र से अगर ये और शनि से अगर यह स्थिति बनती है तो दुर्घटना, मृत्यु का भय, अपमृत्यु माने अकाल मृत्यु हो जाती है परिवार में। सूर्य से है तो राज्य पक्ष से परेशानी हो जाती है, समझ रहे हैं। तो सूर्य एक राजा ग्रह है, अधिकारियों से परेशानी हो जाती है, राज से पक्ष हो जाती है, नौकरी में परेशानी आती रहती है। तो इस तरह से हर ग्रहों से इस स्थितियों को भी देख। अब कुंडली में काल सर्प योग है, या सारी घटनाएं हमने बता दिया। थोड़ा सा देख लीजिए उपाय से साध्य है कि नहीं, फिर भी हम उपाय तो बताते हैं। उपाय सैकड़ों हजारों हैं मित्रों, लेकिन आज हम जो अनुभूत उपाय हैं इन पर विशेष रूप से चर्चा करें। पहली चीज तो निगाह दौड़ा लीजिए कि कुंडली में काल सर्प योग है कि नहीं है। अगर काल सर्प योग है तो काल सर्प योग की शांति, दोष की शांति कराना अनिवार्य है। और हमारे शास्त्र सम्मत है कि हमारे पूरे भारत भूमि में 2 ही जगह पवित्र भूमि है जहाँ काल सर्प योग की शांति होती है। एक तो नासिक में श्री त्र्यंबकेश्वर और दूसरा है बिहार में गया। शुद्ध आचार्य जी की देख रेख में, उनके निर्देशन में अच्छे तरीके से राहु केतु की काल सर्प योग की शांति करा डाली। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। दूसरा चीज, अगर काल सर्प योग नहीं है, राहु केतु से 1-2 ग्रह बाहर हैं, तो राहु की दशा हो या राहु से प्रभावित ग्रह की दशा हो तो 1.25 लाख जप करा डालिए राहु का। ओम रांग राहवे नमः मंत्र है। इस मंत्र का 1.25 लाख जप इसलिए कराइए कि जब तो संख्या थोड़ी है, तेज हो जा रही है, लेकिन कलयुग में 4 गुना फलित होता है। और उसके बाद नियम है कि दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोज, कुल मिला के संकल्प करके 1.25 लाख का जप अगर कराएंगे आप अच्छे विद्वान आचार्य की देख रेख में, 5-7 पंडितों को बैठा के शनिवार के दिन आप इसकी 1.25 लाख जप कराना। व अपने कर्मकांड के जो पंडित जी रहते हैं बगल में विद्वान, उनसे कराना पड़ेगा। केतु का 51,000 जप करा डालिए ओम केम केतुवे नमः। तीसरा विधान है कि इष्ट देव की उपासना। देखिए, हम बराबर इष्ट देव पर बल इसलिए देते हैं कि इष्ट देव में सारे गुण होते हैं। बहुत वीडियो हमने कई दिया है, उसको आप जान लीजिए, इष्ट देव को सर्च कर लीजिए। 9 भाव के उपनक्षत्र स्वामी से उसकी उपासना करके अगर इष्ट देव को आप सिद्ध कर लिए तो एक साधे सबसे। तो इष्ट देव की उपासना हो गई। अंतिम बात मैं बता रहा हूं कि आप अगर राहु से प्रभावित हो तो केतु का रत्न लहसुनिया धारण करें। और केतु से प्रभावित व्यक्ति को राहु का रत्न गोमेद धारण करना चाहिए। रत्न अच्छे क्वालिटी के हों और दोनों रत्नों को केवल चांदी में जड़वाना चाहिए। यह भी बता रहा हूं कि गोमेद को तर्जनी अंगुली में पहनना चाहिए, बहुत से लोग भ्रम पैदा करते। और लहसुनिया को कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना है। गोमेद को शनिवार के दिन धारण करना चाहिए और लहसुनिया को बुधवार के दिन धारण। गोमेद के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र से अभिमंत्रित करिए और लहसुनिया के लिए ओम केम केतवे नमः मंत्र से। विस्तार में कई वीडियो में हमने बताया है। आशा है कि आज हमने बड़े विस्तार से वीडियो दिया है और व्यापक विचार किया है, फलादेश का तरीका भी बताया है। आप A to Z अगर देखोगे और सुनोगे और समझोगे, बार बार इस वीडियो के 2-4 बार देखोगे तो निश्चित ही आप समझ लीजिए कुंडली में प्रवीण हो जाओगे। क्योंकि राहु केतु को जो व्यक्ति पढ़ लिया, समझ लिया, वो समझिए ज्योतिष में 75% पारंगत हो गया। अब आगे जो है अन्य कोई वीडियो लेके अगले सप्ताह में आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए समय दीजिए। आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।